वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग जो है एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज कर रहे थे क्लास 11 की एनसीईआरटी से। तो बच्चों आप लोग अपनी एनसीईआरटी खोल सकते हैं, उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं रोटेशनल मोशन। तो ये वाला चैप्टर, इसमें आज जो आर्टिकल मैं कवर करने वाला हूँ आज के लेक्चर में वो है बच्चों 7.2 सेंटर ऑफ मास। सो लेट्स डिस्कस अबाउट सेंटर ऑफ मास। यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि दो टर्म होती है बच्चों, एक होता है सेंटर ऑफ मास, एक होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हाउ दे आर डिफरेंट वो भी हमें समझना है, वो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा। सो ये है पेज नंबर 144। तो पेज नंबर 144 पर 11th क्लास की एनसीईआरटी में सेंटर ऑफ मास। वी शैल फर्स्ट सी व्हाट द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज। ये हमें समझना है वो होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस मोबाइल फोन का सेंटर ऑफ मास निकालना चाहता हूँ, तो वो पॉइंट जिस पर इसका सारा का सारा मास सेंटर्ड है। तो कई बार आप खेलते हैं किस तरह से, पढ़ते पढ़ते पक गए हैं तो किताब उठा लिया और उसको आप बैलेंस करने की कोशिश करते हैं उंगली पर। जिस पॉइंट पर अगर आपने बैलेंस कर लिया उसको, तो बच्चों वो पॉइंट ही होगा उसका सेंटर ऑफ मास। For simplicity, we shall start with a two particle system। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड मास की बजाय, जिसमें मास डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी लैमिना के अलोंग किसी वॉल्यूम में, उसकी बजाय हम स्टार्ट कर रहे हैं टू पार्टिकल सिस्टम से, जिसमें सिर्फ दो पार्टिकल है। जैसे HCl का मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोजन एटम है, क्लोरीन एटम है। We shall take the line joining the two particles to be the x-axis। तो जैसे इस डायग्राम फिगर 7.7 में आप देख रहे हैं, m1 मास का एक पार्टिकल है, m2 मास का एक पार्टिकल है, उनको जोड़ते हुए लाइन जा रही है अलोंग दी एक्स एक्सिस। और c जो है वो इनका सेंटर ऑफ मास मान लीजिए है। तो m1 का कोऑर्डिनेट हमारे पास है x1, ऐसे ही m2 का कोऑर्डिनेट है x2। अब ये जो डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में बच्चों, उसमें मिसप्रिंट है, x2 जो एक्सटेंड किया हुआ है आगे तक, वहां तक नहीं है। x2 जो है m2 तक है बस खाली। ठीक है, तो करेक्शन आप कर सकते हैं अपनी बुक के डायग्राम में। लेट the distances of the two particles be x1 and x2 respectively from some origin O। ये हमने मान लिया। Let m1 and m2 be respectively the masses of the two particles। The center of mass of the system is that point C which is at a distance x from O। O यानी origin। तो x के जो कोऑर्डिनेट, x जो कोऑर्डिनेट है वो, उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है। x किससे दिया जाएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो हम जानते ही हैं। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से भी हम निकाल सकते हैं। सी सॉ का प्रिंसिपल अगर आपको पता है, ये लीवर कैसे काम करता है प्रिंसिपल पता है, तो जैसे मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको बैलेंस किया मैंने इसके सेंटर ऑफ मास पर। ठीक है, अब देख रहे समझ रहे हैं कि नीचे क्यों झुक रहा है, से गोल क्यों घूम रहा है, जिधर वेट ज्यादा होगा उधर घूम जाएगा। तो अगर मैं सफल हो जाता हूँ इसके सेंटर ऑफ मास पे इसको बैलेंस करने में, जैसे कि मैंने किया, तो अभी एट प्रेजेंट क्या है, एक मोमेंट लग रहा है इस हिस्से के मास का, जो इसे घुमाना चाहता है आपकी तरफ से देखने पर क्लॉकवाइज, इस हिस्से के मास का जो इसे घुमाना चाहता है एंटी क्लॉकवाइज। तो वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट जहां से इसको हमने रोका है, वो बराबर होंगे। मोमेंट क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और उसी से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट। इन इक्वेशन 7.1 x can be regarded as the mass weighted mean of x1 and x2। If the two particles have the same mass m1 equal to m2 equal to m, then x हो जाएगा m1 mx1 प्लस mx2, यानी m कॉमन लेकर कट जाएगा नीचे ऊपर, और सिंपली जो सेंटर पॉइंट है वही होगा सेंटर ऑफ मास।
तो कई बार हम उसको ज्योमेट्रिकल सेंटर कह देते हैं। Thus, for the two particles of equal mass, the center of mass lies exactly midway between them. If we have n particles of masses m1, m2, dash 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 up to m subscript n, respectively, along a straight line taken as the x-axis, then by definition, the position of the center of mass of the system of particles is given by, तो हम क्या कर सकते हैं, वो सारे जो m1, m2, mn तक मास हैं, n मासेस हैं, उनको रिस्पेक्टिव उनके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डैश डैश अप टू mn xn और डिवाइड कर देंगे टोटल मास। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला सिग्मा mi xi अपॉन सिग्मा mi, where x1 x2 xn are the distances of the particles from the origin. X is also measured from the same origin. The symbol sigma, the Greek letter sigma denotes summation. इसका मतलब होता है सबको जोड़ना। जो इंटीग्रेशन का मतलब होता है बच्चों, वही इसका मतलब होता है। In this case, over n particles, the sum sigma mi equal to capital M is the total mass of the system. Suppose that we have three particles not lying in a straight line. अब straight line में नहीं है तो क्या करेंगे? We may define x and y axis in the plane in which the particles lie and represent the positions of the three particles by coordinates x1 y1, x2 y2 and x3 y3 respectively. ऐसे हम define कर सकते हैं, let the masses of the three particles be m1, m2 and m3 respectively. The center of mass C of the system of the three particles is defined and located by the coordinates x, y. तो अब की बार हमने x और y दोनों कोऑर्डिनेट ले लिए। अब देख रहे हैं दोनों फॉर्मूले, इनको लिखकर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें बच्चों। For the particles of equal mass m equal to m1 equal to m2 equal to m3, अगर ये हम बात करें तो x कोऑर्डिनेट हो गया बच्चों, मास इक्वल होने पर x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, थ्री पार्टिकल सिस्टम है तो जनरलाइज कर सकते हैं हम फॉर्मूले को। y कोऑर्डिनेट हो गया y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये y कोऑर्डिनेट हो गया। Thus, for the three particles of equal mass, the center of mass coincides with the centroid of the triangle formed by the particles. तो ट्राइंगल का सेंट्रोइड आप जानते हैं, इन सेंटर भी कहते हैं इसको। Results of equation 7.3a and 7.3b are generalized easily to a system of n particles, not necessarily lying in a plane but distributed in space. The center of mass of such a system is at x, y, z. अब की बार हमने क्या किया, तीसरा कोऑर्डिनेट और ऐड कर दिया। तो जनरलाइजेशन से जो फॉर्मूले मिले हमको, हम ऐसे लिख सकते हैं, x हो गया सिग्मा mi xi अपॉन कैपिटल M यानी टोटल मास, y हो गया सिग्मा mi y अपॉन कैपिटल M, z हो गया सिग्मा mi zi अपॉन कैपिटल M, जहां पर कैपिटल M है सिग्मा mi is the total mass of the system. The index I runs from 1 to n, जहां पे n टोटल पार्टिकल्स उस सिस्टम में मौजूद हैं। mi is the mass of the ith particle and the position of the ith particle is given by xi, yi, zi. ये रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है बच्चों, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट्स को। इक्वेशन 7.4a, 7.4b and 7.4c can be combined into one equation using the notation of position vectors. उसमें हम अगर रिप्रेजेंट करें, ri अगर पोजीशन वेक्टर है ith पार्टिकल का और कैपिटल R पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास का, तो बच्चों हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आर आई हो गया एक्स आई आई कैप प्लस वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप और कैपिटल आर हो गया कैपिटल एक्स आई कैप प्लस कैपिटल वाई जे कैप प्लस कैपिटल जेड के कैप। तो ये कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे जहां पर कैपिटल आर वास्तव में सिग्मा एम आई आर आई अपॉन कैपिटल एम है। अब यहाँ से देखने पर इक्वेशंस में इतना कुछ अच्छे से समझ में नहीं आता है, पर जैसे ही हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको एक क्लैरिटी आएगी। द सम ऑन द राइट हैंड साइड इज अ वेक्टर सम। नोट द इकोनॉमी ऑफ एक्सप्रेशंस वी अचीव बाय यूज ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर नोटेशन यूज करते ही हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं
क्योंकि एक्स आई वाई आई जे आई तीनों किस में आ गए, एक ही फॉर्मूले में आ गए। अभी तक क्या था, तीन अलग अलग फॉर्मूले थे। तो बोल रहे इकोनॉमी ऑफ द एक्सप्रेशंस, लिखना कम पड़ेगा, पढ़ना कम पड़ेगा, जगह कम भरेगी, तो इकोनॉमी आ गई हर तरह की। इफ द ओरिजिन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज चोजन to be the center of mass, then sigma mi equal to 0 for the given system of particle। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको दिमाग में बैठा लेना है। जब भी हम किसी क्वेश्चन में ऐसा अगर कर पाए कि ओरिजिन को ही सेंटर ऑफ मास पर शिफ्ट कर दें, तो काम सबसे आसान हो जाता है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट सिग्मा mi जीरो होगा, सारे मासेस के मोमेंट्स का सम जीरो होता है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, द सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ मासेस। मोमेंट ऑफ मासेस का मतलब जनरली सिर्फ मोमेंट बोलते हैं, मींस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मास का मोमेंट का मतलब मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। तो सिग्मा mi जीरो होता है सेंटर ऑफ मास के लिए फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। A rigid body such as a meter stick, यानी स्केल ले लीजिए लकड़ी वाला 1 मीटर लंबा, और ए फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील समझते हैं आप, भारी चक्का। बजाज के स्कूटर में जहां किक मारते थे बच्चों, उसके पास एक जाली सी लगी होती थी, वहां एक चक्का घूमता था, उसको कहते हैं फ्लाईव्हील। जितने भी 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन है, पहले जैसे स्टीम इंजन चलता था 2 स्ट्रोक इंजन होता था, सभी में 2 स्ट्रोक इंजन है तो एक पावर स्ट्रोक होता है, एक स्ट्रोक के दौरान पावर मिलती है, एक आइडल होता है। 4 स्ट्रोक इंजन है जैसे मोटरसाइकिल वगैरह में होता है, तो एक स्ट्रोक में पावर मिलती है, बाकी 3 स्ट्रोक आइडल होते हैं, उस दौरान कोई पावर नहीं मिलती। फिर भी मोशन यूनिफॉर्म होता है, ऐसा नहीं कि धक्का लग लग के गाड़ी चल रही हो, कि जब पावर स्ट्रोक आया तो धक्का लग गया और बाकी टाइम आइडल, ऐसा नहीं होता, ये आप जानते हैं। तो वो पॉसिबल कैसे होता है, तो जवाब है ये डिवाइस फ्लाईव्हील, जो कि कैपेसिटर का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे हम कैपेसिटर 12th क्लास में, 12th के सिलेबस में जिन्होंने पढ़ लिया है वो ध्यान दें। कैपेसिटर का मैकेनिकल एनालॉग है फ्लाईव्हील, जिसका जिक्र यहाँ पे आ रहा है। ये एक भारी सा चक्का होता है, डिस्क की फॉर्म में भी हो सकता है, व्हील रिंग की फॉर्म में भी हो सकता है। रिंग है तो बहुत अच्छा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ज्यादा होगा, क्योंकि रिंग का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है एट द रिम। घड़ी में भी होता है बच्चों में फ्लाईव्हील। सो फ्लाईव्हील इज अ सिस्टम ऑफ क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स। रिजिड बॉडी में अगर मीटर स्टिक या फ्लाईव्हील हम कंसीडर करें, जो कि एक तरह की डिस्क है, इक्वेशन 7.4a 7.4b 7.4c एंड 7.4d आर देयरफॉर एप्लीकेबल टू ए रिजिड बॉडी। ये सारी इक्वेशंस वहां पर लागू होंगी। The number of particles, atoms or molecules in such a body is so large that it is impossible to carry out the summations over individual particles, क्योंकि mass continuously distributed है in these equations. Since the spacing of the particles is small, we can treat the body as a continuous distribution of mass. We subdivide the body into n small elements of masses, delta m1, delta m2, delta mn तक हमने मान लिया। The ith element delta mi is taken to be located about the point xi, yi, zi पर वो located मान लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट अप्रॉक्सीमेटली हम लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट हम इस तरह से लिख सकते हैं, जबकि पार्टिकल के कोऑर्डिनेट xi, yi, zi हो तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, x हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट सिग्मा डेल्टा mi xi अपॉन सिग्मा डेल्टा mi, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा सिग्मा डेल्टा mi y अपॉन सिग्मा डेल्टा mi z, सिग्मा डेल्टा mi zi अपॉन सिग्मा डेल्टा mi। सिमेट्री है बच्चों, फॉर्मूला याद रखा जा सकता है। As we make n bigger and bigger, बढ़ाते जाओ, each डेल्टा mi smaller and smaller, उसको कम करते जाओ, पार्टिकल बढ़ रहे हैं, पार्टिकल का मास कम हो रहा है, these expressions become exact, तो ये एक्सप्रेशन रियलिटी के पास पहुंचते जाएंगे। इन दैट केस वी डिनोट द सम्स ओवर i बाय इंटीग्रल्स। ऐसे सिचुएशन हम समेशन से कन्वर्ट करके किस पे चले जाते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन के सिंबल पे चले जाते हैं। यानी सिग्मा डेल्टा mi, अगर mi छोटा होते होते बहुत छोटा हो रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, देन इट इज इंटीग्रेशन ऑफ dm, दैट इज कैपिटल M। सिग्मा डेल्टा mi xi, इंटीग्रेशन ऑफ x dm, सिग्मा delta mi yi, integration of y dm, and sigma delta mi zi is integration of z dm. Here capital M is the total mass of the body,
द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास नाउ आर x इक्वल टू 1/m टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ x dm। इसको थोड़ा सा लिख कर प्रैक्टिस कर लें, आप लिखने की प्रैक्टिस कर लें। y हो गया 1/M इंटीग्रेशन ऑफ y dm एंड z हो गया 1/m इंटीग्रेशन ऑफ z dm। इक्वेशन 7.5 है, अगेन इट इज इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए। द वेक्टर एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट टू दीज 3 स्केलर एक्सप्रेशंस, वो हम कन्वर्ट कर देंगे तो कैपिटल R जो कि बोल्ड में है यानी वेक्टर है ये, तो ये हो गया 1/m टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ r dm। If we choose the center of mass as the origin of our coordinate system, then ये जो r x y z है ये 0 हो जाएगा। That is integration of r dm equal to 0 हो जाएगा, यानी मास का मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास इट बिकम्स 0, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, r के कोऑर्डिनेट x y z कोऑर्डिनेट 0 हो गए, वो ओरिजिन है। और इंटीग्रेशन ऑफ x dm इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dm इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ z dm इक्वल टू 0, और इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे बच्चों। Often we have to calculate the center of mass of homogeneous bodies of regular shapes। ज्यादातर तो यही मिलेंगे आपको, homogeneous bodies और regular shapes like ring, disc, spheres, rods, etc. By a homogeneous body we mean a body with uniformly distributed mass. By using symmetry consideration we can easily show that the center of mass of these bodies lie at their geometric center। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं थिन रॉड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है इसका ज्योमेट्रिक सेंटर ही होगा, ऐसा हम दिखा सकते हैं। Let us consider a thin rod whose width and breadth in case of the cross section of the rod is rectangular or radius in case of cross section of the rod is cylindrical। दोनों ही केस में is much smaller than its length, उसकी लंबाई से बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। तो taking the origin to be at the geometric center of the rod and x-axis to be along the length of the rod, we can say that on account of reflection symmetry mirror में लगता है ना, mirror image बनती है, reflection symmetry, for every element dm of the rod at x there is an element of the same mass dm located at -x, जो एक दूसरे के मास का मोमेंट बैलेंस करेंगे या कैंसिल कर देंगे। The net contribution of every such pair to the integral and hence the integration of x dm itself is 0, इसलिए 0 हो जाएगा। From equation 7.6 the point for which the integral itself is 0 is the center of mass। तो जिसके अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट ये इंटीग्रेशन 0 हो रहा है वही वास्तव में सेंटर ऑफ मास है। Thus the center of mass of a homogeneous thin rod coincides with its geometrical center, ये हमने प्रूव किया। This can be understood on the basis of reflection symmetry। The same symmetry argument will apply to homogeneous rings, disc। अब रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है वो रिंग के मटेरियल के बाहर है, जहां रिंग का सेंटर ऑफ मास है वहां पर कोई मास नहीं है। डिस्क का सेंटर ऑफ मास वहां पर मास है, स्फीयर का सेंटर ऑफ मास वहां पर मास है, और इवन थिक रॉड्स ऑफ सर्कुलर और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, जब तक मास डिस्ट्रीब्यूशन होमोजेनियस है बच्चों, इनका जो ज्योमेट्रिक सेंटर है वही इनका सेंटर ऑफ मास है। For all such bodies you will realize that for every element dm at point x y z one can always take an element of the same mass at the point -x -y -z। in other words the origin is a point of reflection symmetry, ऐसा कहते हैं हम for these bodies। as a result the integrals in equation 7.5a, वो सब जो integrals हमने देखे थे अभी 7.5a में, all are 0, ये वाले 1/m integration of x dm, तो x, y और z coordinate of center of mass 0। This means that for all the above bodies their center of mass coincides with their geometric center। तो हमारा काम आसान हो गया बच्चों। जो भी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, रेगुलर सिमेट्री उनमें है, होमोजेनियस मटेरियल है, तो उनका जो ज्योमेट्रिक सेंटर है वही उनका सेंटर ऑफ मास है। आपसे कहते हैं बच्चों भारत का सेंटर ऑफ मास निकालो, भारत का सेंटर ऑफ मास। अच्छा, आपका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? क्या वो आपकी नाभि है? जिस पॉइंट के अबाउट आपका पूरा शरीर, आपकी पूरी बॉडी बैलेंस हो सकती है, वही आपका सेंटर ऑफ मास है। बच्चों YouTube पे ढूंढोगे एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें क्या करते हैं, जैसे 2 फॉक्स, कौन से, कांटा, छुरी कांटा जिससे हम मैगी खाते हैं, 2 फॉक्स को आपस में ऐसे फंसा दिया, इसमें एक स्टिक फंसा देते हैं, टूथपिक, और एक दूसरी टूथपिक पे हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, बिकॉज वो सेंटर ऑफ मास पे कई ऐसे खिलौने आते हैं बच्चों, बाजार में, मेले में मिलते हैं,
देखकर आश्चर्य लगता है कि वो कैसे बैलेंस है। तो क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट उनका सारा मास क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बैलेंस हो जाता है, तो हिलते डुलते रहेंगे पर गिरेंगे नहीं, ऐसा होता है। एग्जाम्पल 7.1। अब एक्चुअल में समझ में तो इसी से आएगा, क्वेश्चन से आएगा। अभी तक हमने जो एक्सरसाइज की बच्चों, हो सकता है कुछ बच्चों के ऊपर से गई हो सकता है कुछ को बहुत आसान लगी हो, पर उसमें समझने को कुछ नहीं था। अभी तक जो एक्सरसाइज की वो सिर्फ मानने का था, हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। और उसका जो आउटकम है, निचोड़ है, निचोड़ वो क्या है कि सेंटर ऑफ मास को अगर हम ओरिजिन ट्रीट कर सकते हैं, जैसा कि रेगुलर बॉडीज में हम कर सकते हैं, तो ओरिजिन के अबाउट यानी सेंटर ऑफ मास के अबाउट मासेस के मोमेंट्स का सम 0 होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसको हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 7.1। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल्स एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो तीनों साइड ट्रायंगल की सेम है, मासेस दिख रहे हैं हमें 200 ग्राम है बी पर, ओ पर है 100 ग्राम और ए पर है 150 ग्राम। The masses of the particles are 100 gram, 150 gram and 200 gram respectively. Each side of the equilateral triangle is 0.5 मीटर long, 0.5 मीटर है। तो अगर मैं ये ओरिजिन मान लेता हूँ, ये सॉल्यूशन के लिए डायग्राम, ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में डायग्राम नहीं दिया हुआ है, डायग्राम आपको प्रिडिक्ट करना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़कर समझकर डायग्राम आपको खुद से बनाना है। सो आपने डायग्राम बनाया और आपने किसी एक टर्मिनल पर ओरिजिन ले लिया, जो सबसे ज्यादा सूटेबल दिख रहा है वो दिख रहा है कि इधर वाला कोना 100 ग्राम, यहाँ ओरिजिन लिया तो 150 ग्राम ए पर हुआ, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0.5 एंड 0, y कोऑर्डिनेट 0। और जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये सेंटर पॉइंट, ये मीडियन अगर मैं खींचता हूँ तो सेंटर पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0.25 और 0.25 रूट 3। अब ये 0.25 रूट 3 कहां से आया, इसको समझ लीजिए। ये चाहिए हमको y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस है बच्चों यहां पर। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट भी हम निकाल सकते हैं। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट ये 5/18 और 1/3 रूट 3 आ रहे हैं। पता क्या करना है, सेंटर ऑफ मास एक्चुअल में हमको यही लोकेट करना है, ठीक है। तो ये कैसे लोकेट होगा, तो ये जो हाइट है, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल तो एंगल 60 डिग्री हो गया, ये 60 हो गया, तो cos 60 को मैं लिख सकता हूँ बेस जो कि 0.25 है अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि 0.5 है। और यहाँ से हाइपोटेन्यूज cos 60 में लिख सकता हूँ, पर मुझे cos 60 में sin 60 लिखूंगा क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज पता है। तो मैंने यहाँ पे sin 60 लिखा, sin 60 इज परपेंडिकुलर जो कि अननोन है अपॉन हाइपोटेन्यूज 0.5, और वहां से ये मुझे मिला sin 60 आप जानते हैं क्या होता है, √3/2, तो 0.25 √3। तो कोऑर्डिनेट्स जब मिल गए तो अब सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। With the x and y axis chosen as shown in figure 7.9, the coordinates of point O, A and B forming the equilateral triangle are respectively 0, 0, 0.50, 0.25, 0.25 √3. Let the masses 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम भी लोकेटेड जैसे कि हमने दिखाया। तो x कोऑर्डिनेट जो है सेंटर ऑफ मास का m1 x1 फॉर्मूला वैल्यू डालें प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अब क्योंकि ऊपर भी ग्राम है नीचे भी ग्राम है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सीधे मीटर में रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट आता है 5/18 मीटर जो कि सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट है। ऐसे y कोऑर्डिनेट निकालेंगे m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1/3 √3। The center of mass C is shown in figure. Note that it is not the geometric center of the triangle OAB. और आपसे पूछा है ऐसा क्यों है, ये ज्योमेट्रिक सेंटर क्यों नहीं है, तो जवाब दे सकते हैं आप इजीली। आपको साफ साफ दिख रहा है, कोई 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम होता, मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता, तो डेफिनेटली जो इसका सेंटर है ज्योमेट्रिक सेंटर वही सेंटर ऑफ मास होता, पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है, 100 ग्राम यहाँ है 150 200, इसलिए ये एक्चुअल में ज्योमेट्रिक सेंटर नहीं, कोऑर्डिनेट्स आर डिफरेंट। और आप ये देख रहे हैं ये वहां पर भी नहीं है ना, देखिए ये इस लाइन पर भी नहीं है, ठीक है, इस लाइन ऑफ सिमेट्री पर भी नहीं है,
क्योंकि ये 200 ग्राम इधर है, 150 ग्राम इधर, इधर 100 ही ग्राम है, तो इस पॉइंट के अबाउट बैलेंस किया जा सकता है उसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7.2 एंड 7.3 ये हम डिस्कस करते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी कुछ क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।